उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव सीधे तौर पर एनडीए बनाम इंडी के बीच है। एक तरफ बीजेपी की अगुवाई में सुभाषपा, आरएलडी, निषाद पार्टी और अपना दल सोनीवाल है, तो दूसरी ओर सपा कांग्रेस का खेमा है। वहीं बहुत सारी बातों के बावजूद मायावती को लेकर अब भी सस्पेंस ही बरकरार है कि आखिर मायावती का आखिरी फैसला क्या होगा। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच एक नए मोर्चे पर मुहर लगती दिख रही है, जिसे यूपी चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे यानी थर्ड फ्रंट का नाम दिया जा रहा है। एनडीए और इंडी ब्लॉक के बीच सिमटते दो ध्रुवीय चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए तीसरे मोर्चे यानी थर्ड फ्रंट के गठन की कवायद तेज हो गई है और इसकी अगुवाई स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। जी हां, वही स्वामी प्रसाद मौर्य, सनातन विरोधी। यूपी में थर्ड फ्रंट बनाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण की बुधवार को लखनऊ में मुलाकात हुई। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर रावण ने एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, किस्मत आजमाई थी और उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे और एक बार फिर से ये तीनों एक साथ आ रहे हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से एक बार ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में हुंकार भरने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यही है कि जहां बीजेपी और सपा की सीधी लड़ाई है, वहां ये दल मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगे जब मायावती भी फुल एक्टिव है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट को लेकर बात कहां तक पहुंची है और इसके होने से किस गठबंधन को, किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यूपी में बन रहा तीसरा मोर्चा, अखिलेश राहुल को बड़ा झटका। ओवैसी, रावण, स्वामी तिकड़ी 2027 में बिगाड़ेगी इंडी का खेल। सपा छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति में नई सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी के तहत उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर पिछले साल 9 छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक तीसरे मोर्चे का गठन किया, जिसे लोक मोर्चे के नाम से जाना जाता है। अब चुनावी हलचल के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य फिर मैदान में कूद पड़े हैं और अपने मोर्चे के सियासी दायरे को बढ़ाकर तीसरी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत ही आजाद समाज पार्टी के मुखिया, भीम आर्मी चीफ, नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है। नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी यूपी में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने को लेकर तैयार हैं, जिसके लिए वो समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करने को बेचैन है। लेकिन अखिलेश यादव की ओर से भाव ही नहीं मिल रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर भी नए विकल्प की तलाश में है और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ना एनडीए में जगह मिल रही, ना इंडी ब्लॉक में स्पेस मिल रहा और ओवैसी भी मायावती के चलते अभी बेगाने ही पड़े हैं। ऐसे में ओवैसी के साथ मिलकर यह तीसरा मोर्चा बनाने के लिए दोनों लोग छटपटा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की नजर ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ मिलकर सिर्फ थर्ड फ्रंट बनाने पर ही नहीं है, बल्कि इस गठबंधन के पीछे पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी है। यह केमिस्ट्री दलित, मुस्लिम और ओबीसी के गठजोड़ को बनाने का है। ओवैसी का सियासी आधार मुस्लिमों के बीच है, तो चंद्रशेखर रावण की नजर दलित वोटों पर है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय की कोयरी जाति से आते हैं, जिसमें मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी ये तमाम जातियां शामिल हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में रावण सिर्फ 1 सीट किसी तरह जीत पाए थे और स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कुशीनगर से चुनाव लड़े और बुरी तरह से चुनाव हारे। हार इतनी बड़ी थी कि वोट प्रतिशत दूर दूर तक 1, 2, 3 नंबर तक भी नहीं पहुंच पाए। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएम ने यूपी में कोई सीट नहीं जीती। प्रदेश में पार्टी का वोट शेयर भी काफी सीमित रहा, यानी इन तीनों पार्टियों का कोई बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन अगर ये एक साथ आते हैं तो हो सकता है इसके बाद सियासत में कुछ नई संभावनाओं के दरवाजे खुल जाएं। नेताओं के नाम बड़े, लेकिन समीकरण साधने की चुनौती। यूपी में चंद्रशेखर रावण, असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस समीकरण के सहारे चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, उसी फॉर्मूले पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति करती है। अखिलेश यादव के पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला, बीएसपी की नजर इसी वोट बैंक पर टिकी है। ऐसे में रावण और मौर्य के साथ ओवैसी की गणित यहीं तक सीमित है। देखने में साफ लग रहा है कि तीसरा मोर्चा अगर जमीन पर उतरता है तो फिर वोटों का विभाजन
छोटे पैमाने पर हो सकता है और इसका फायदा तो फिर बीजेपी को ही मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य वैसे सियासत के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। जनता दल से लेकर बीएसपी, बीजेपी और सपा सरकार में रह चुके हैं। ओबीसी के एक बड़े नेता खुद को वो बताते हैं। 5 बार के विधायक, 4 बार यूपी सरकार में मंत्री रहे हैं। मौर्य, कुशवाहा, सैनी और शाक्य समाज के बीच स्वामी प्रसाद की ठीक ठाक पकड़ कही जाती है, लेकिन वो वोट में उस तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अंबेडकर और काशीराम की सियासी विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन बीएसपी से अलग होने के बाद उनकी पकड़ कमजोर हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी ने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। हालांकि सपा में उनका सियासी सफर लंबा नहीं चला और अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि बयानबाजी बहुत घटिया तरीके से सनातन के विरोध में की जा रही थी। और फिर जनता पार्टी के नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। चंद्रशेखर आजाद 2024 में नगीना सीट जीत गए और वहां से सांसद बने, लेकिन उनकी जीत के अलावा और कहीं बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। दलित समाज की पकड़ चंद्रशेखर से ज्यादा मायावती की ओर है और आज भी मायावती का एक बड़ा वोट बैंक यूपी में है। 2024 के बाद समीकरण बदले हैं। दलित वोटों में बिखराव और मुस्लिम वोटर सपा के साथ लामबंद हुए हैं। ओवैसी मुस्लिम वोटों को साधने के लिए अपने दांव लगातार चल रहे हैं। हालांकि 2017 और 22 में मुसलमानों का वो विश्वास तो नहीं जीत पाए और उन्हें सूबे में आधा फीसदी भी वोट नहीं मिला, लेकिन हाल के बिहार चुनाव में और महाराष्ट्र में उन्हें ठीक ठाक वोट मिला और एक छोटी सफलता ही उन्होंने हासिल की। बिहार में तो बड़ा, सीमांचल में उन्होंने एक लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा और एक ऐसा नतीजा दिया जिसको लेकर लोग कह रहे थे कि ओवैसी का इस बार कुछ नहीं होगा। और इन्हीं के बीच ओवैसी काफी उत्साहित हैं और यूपी चुनाव को लेकर बहराइच पहुंचे, चुनावी रैली की, बिगुल फूंक दिया और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को वहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम से एक बात की इजाजत लेकर इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा में क्या मैं शौकत अली को यहां से आपका कैंडिडेट घोषित करूं? क्या आपकी इजाजत है कि मैं शौकत अली को कैंडिडेट बनाऊं? क्या मैं इजाजत है आपकी? आप पूरा साथ देंगे तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप तमाम की इजाजत की बुनियाद पर मैं जनाब शौकत अली को मकेला विधानसभा के लिए मंजिस का उम्मीदवार का ऐलान करता हूं। अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे, अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे। और आपकी आवाज बनकर शौकत जाएगा जब आप पुकारेंगे, खादिम के तौर पर आएगा। यासिर शाह में गुरूर और तकब्बुर है। यासिर शाह ये समझता है कि मालिक है, मालिक तुम हो, शौकत तुम्हारा खादिम रहेगा इंशाअल्लाह। अब मालिक का दौर नहीं चलेगा, अब खादिम की खिदमत चलेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री को कुछ ना बोलूं तो बाबा भी नाराज हो जाएंगे, अब सवाल यह है कि ओवैसी कुछ तो मुस्लिम वोट काटेंगे, जैसे बिहार और महाराष्ट्र में काटा। रावण बहुत छोटा सा हिस्सा दलितों का जोड़ सकते हैं। हर विधानसभा में अगर वो 1000-2000 वोट ही लेते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर 100-200 वोट भी मिल गए, तो यह तिकड़ी जो है अगर एक विधानसभा में 5 से 10 हजार वोट भी काट लेती है, 5000 भी काटती है, 2000 भी काटती है, तो फिर इसका नुकसान किसको होगा? क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत छोटे अंतर से जीत हार का फैसला तय होता है। सपा की बढ़ गई मुश्किल, लगेगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में अगर ओवैसी, रावण और स्वामी का तीसरा मोर्चा बनता है, इस पर पूरी तरह से मुहर लग जाती है, तो फिर उसका सबसे बड़ा असर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक पर सीधे पड़ेगा। वजह साफ है, ओवैसी की राजनीति मुसलमानों पर केंद्रित है। चंद्रशेखर आजाद, रावण दलितों पर सीधा फोकस करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ी जातियों को लुभाते हैं, खासकर मौर्य कुशवाहा समाज में। लेकिन कुशवाहा और मौर्य जो है वो मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा है, लेकिन अगर 2-4 वोट भी छिटका तो इसका इंपैक्ट तो होगा। ये तीनों वही सामाजिक वर्ग है जिन पर सपा का पीडीए समीकरण टिका हुआ है, यानी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, एक पी से है, एक डी से है, एक ए से है। भले ही ओवैसी यूपी में बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन कई सीटों पर 2 से 5% वोट भी चुनाव का नतीजा बदल सकता है और कई सीटें ऐसी हैं
जहां पर मुस्लिम वोट 40 से 50% भी है। अगर मुस्लिम वोटों का छोटा हिस्सा भी सपा से छिटकता है और ओवैसी के साथ जाता है तो फिर अखिलेश को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। इसी तरह चंद्रशेखर आजाद कुछ सीटों पर दलित वोटों का सीमित हिस्सा अपनी तरफ अगर खींचते हैं तो अखिलेश को ही नुकसान होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का असर अगर थोड़ा बहुत भी होता है तो ये वही वोट हो सकते हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करते हैं या फिर समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोटिंग करते हैं। ऐसे में मुकाबला बहुत ज्यादा निर्णायक नजर तो आ रहा है, भले ही वो छोटे पैमाने पर हो। दूसरी तरफ बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका एकजुट वोट बैंक है, चाहे वो सवर्ण जातियों में हो, ओबीसी में हो या फिर दलितों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और संगठन पर उनकी पकड़ पार्टी को लगातार मजबूती देती है। कानून व्यवस्था, बुलडोजर एक्शन, हिंदुत्व की राजनीति और सीएम योगी की मजबूत छवि और उनका मजबूत नेतृत्व बीजेपी के कोर वोटर को मजबूती से एनडीए के साथ जोड़ता है। और 3-4 दलों का समर्थन भी बीजेपी के साथ है, चाहे राजभर की बात करें, निषाद की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें या अनुप्रिया पटेल की बात करें। बीजेपी का समर्थक वोटर अक्सर बिखरता नहीं है, जबकि विपक्षी खेमे में वोटों का डिवीजन बड़ा खतरा उनके लिए बन जाता है। यही कारण है कि अगर थर्ड फ्रंट चुनावी मैदान में पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है तो उससे बीजेपी के वोट बैंक पर तो बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एनडीए गठबंधन को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि मुकाबला जितना विपक्षी वोटों को आपस में तोड़ेगा उतना ही एनडीए का रास्ता आसान होगा। फिर बीजेपी के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं और पार्टी 17 और 22 से भी बड़ी जीत दर्ज कर सकती है, ऐसा बहुत सारे लोगों का दावा है। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।